तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंबर्स की और शेयर होल्डर्स की। तो कौन होते हैं कंपनी के मेंबर्स और कौन होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, पर कंपनी कंपोज अपने मेंबर्स के थ्रू होती है। अ कंपनी इज कंपोज ऑफ द मेंबर्स दो इट हैज़ इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो ही कौन होते हैं बंदे जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कंपनी को एज अ कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी। अब हम बात करेंगे मेंबर्स की इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज का मतलब से हम कह रहे हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड कंपनी। तो कौन होते हैं मेंबर्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में और अनलिमिटेड कंपनी में। अब बात करते हैं सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वही होते हैं मेंबर्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में। मतलब यानी कि जो मेंबर्स हैं वही शेयर होल्डर्स हैं। ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, ये सिनोनिमस टर्म्स हैं, पर इसका मतलब हुआ ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर शेयर होल्डर्स एंड ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर इट्स मेंबर्स। तो ये बात फैक्ट है, मतलब इसका क्या कोई एक्सेप्शन है? तो हाँ, इसका एक्सेप्शन है। सेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड करता है इस बात का एक एक्सेप्शन, यानी ज़रूरी नहीं कि सारे मेंबर्स शेयर होल्डर्स हों या फिर सारे शेयर होल्डर्स कंपनी के मेंबर्स हों। You generally speaking, every member of the shareholder and every member of the shareholder is the every member is a shareholder and every member is a shareholder। ये बात हमने पहले बताई। अब इस बात का एक्सेप्शन जो सेक्शन 88 बताता है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल एक ए इज अ पर्सन जिसने अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए बी को, यानी ए ने अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए बी को। एक ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट सारे बन गए, सब हो गए, शेयर्स ट्रांसफ़र हो गए, पर रजिस्टर्ड मेंबर्स में अभी भी ए का नाम है। तो ऐसे केस में जो बी है उसको शेयर्स तो मिल गए, तो बी शेयर होल्डर तो बन गया, पर क्योंकि रजिस्टर्ड मेंबर्स में अभी भी ए का नाम है, इसलिए बी अभी मेंबर नहीं बना है। यानी जब तक अगर इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में जब तक दूसरे बंदे का, यानी जिसको शेयर्स ट्रांसफ़र हुए हैं, जब तक उसको उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं आता, तब तक वो मेंबर नहीं बनता, तब तक वो सिर्फ एक शेयर होल्डर रहता है। यानी ये एक बात प्रूव करती है एक्सेप्शन टू द स्टेटमेंट कि एवरी शेयर होल्डर इज़ अ मेंबर एंड एवरी मेंबर इज़ अ शेयर होल्डर। अब बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जो पर्सन्स लाइबल होते हैं, जिनने अपनी गारंटी दी होती है मेमोरेंडम क्लॉज में, वो होते हैं कंपनी के मेंबर्स, उन्हें कहा जाता है कंपनी का मेंबर्स। अब बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी की, यानी अनलिमिटेड कंपनी में जो भी पर्सन्स होते हैं जिनने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई होती है, या जो कहते हैं कि अगर कंपनी आगे जाके वाउंड अप होती है, ऐसा या फिर ऐसा कोई भी केस आता है कि कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो जिस भी एक्सटेंट में उनने उन लाइबिलिटीज़ के लिए फुलफिल किया होता है, या हम उन लाइबिलिटीज़ के जिस भी इंटरेस्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे, वही लोग होते हैं कंपनी के मेंबर्स। तो इन 3 केसेस में हमने बात करी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी के केस में कौन होते हैं कंपनी के मेंबर्स। अब बात करते हैं एक्ट की। सेक्शन 2 सब सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि मेंबर्स कौन होते हैं इन रिलेशन टू अ कंपनी, यानी कंपनी के रिलेशन में मेंबर की डेफिनेशन क्या है, वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड है। अब इसके लिए आपको 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले सब्सक्राइबर, दूसरा राइटिंग और तीसरा बेनिफिशियल ओनर। अब इन 3 पॉइंट्स को आप हेडिंग डाल के इसमें इलैबोरेट करके समझ सकते हो। सबसे पहले सब्सक्राइबर की बात। जब कंपनी फॉर्म होती है तब सब्सक्राइबर्स आते हैं, यानी वो लोग जो मेमोरेंडम में एग्री करते हैं टू बिकम सब्सक्राइबर्स। वो सब्सक्राइबर्स जो होते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग दे हैव डीम्ड टू बी या डीम्ड टू एग्रीड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। यानी जब कंपनी रजिस्टर हुई, जिन भी लोगों का नाम सब्सक्राइबर शीट में होता है, यानी जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं कंपनी के एट द टाइम ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन या एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, वो कंपनी के मेंबर्स होंगे। दूसरा पॉइंट आता है, जैसे हमने इसे बताया इंपॉर्टेंट वर्ड राइटिंग, यानी कोई भी पर्सन अदर देन द सब्सक्राइबर के अलावा अगर कोई पर्सन एग्री करता है इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी और उनका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर होता है, तो वो मेंबर कहलाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें हमने इंपॉर्टेंट वर्ड बोला था बेनिफिशियल ओनर, यानी एवरी पर्सन holding shares of the company and whose name is entered as a beneficial owner in the records of the depository shall be deemed to be a person
टू बी अ मेंबर ऑफ द कंसर्न्ड कंपनी। यानी अगर कोई पर्सन है जो शेयर्स होल्ड कर रहा है और उसका नाम एंटर किया एज अ बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर क्या होते हैं, ये हम आगे एलैबोरेट करके समझाएंगे। जिनका भी नेम एज अ इन अ रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी में एंटर किया जाता है एज अ बेनिफिशियल ओनर, वो भी माने जाएंगे एज कंपनीज मेंबर्स। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो 2 एलिमेंट जो कि एक पर्सन को ज़रूरी ध्यान रखने चाहिए मेंबरशिप एक्वायर करने के लिए, वो पहला आता है एग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर, दूसरा एंट्री ऑफ इट्स नेम इन सो एग्री इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। यानी अगर कोई पर्सन है जो एग्री करता है टू बिकम मेंबर, या फिर जैसे कि एग्रीमेंट हो, जैसे हमने ऊपर बताया राइटिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी पर्सन ने ओरली एग्री कर दी कि हाँ मैं मेंबर बनूंगा और कोई एग्रीमेंट कोई साइन कुछ नहीं हुआ है, तो हम इसे नहीं मान सकते एज अ मेंबर, या उस पर्सन को एज अ मेंबर उस कंपनी का नहीं माना जाएगा। तो 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो कि प्रेफर किए जाते हैं, जो प्रेजेंट होने ही चाहिए मेंबरशिप एक्वायर करने से पहले, वो पहला आता है एग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर, एग्रीमेंट इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर, दूसरा एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। यानी उस पर्सन का नेम, जो जिसको भी मेंबर बनना है, एक उसके साथ एक एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा उसका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखना होना चाहिए। बोथ दीज कंडीशंस आर क्यूमुलेटिव, ये दोनों कंडीशंस होनी ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा एग्रीमेंट तो बनने हुआ है, राइटिंग में भी है, पर हमारा नेम एंटर नहीं हुआ है तो आप मेंबर नहीं है, या फिर आपका नेम एंटर हो गया पर ऐसा हो नहीं सकता कि आपका एग्रीमेंट ना बना हो, आपका नेम एंटर हो गया। ये तो एडवर्स कंडीशन है। इन एनी केस कंक्लूजन स्टेटमेंट यही है कि दोनों कंडीशंस फुलफिल होने ज़रूरी हैं, यानी एग्रीमेंट भी होना चाहिए और एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी होनी चाहिए। अब बात आती है, अगर कोई पर्सन जिसको मेंबर बनना है, अब मैं एक पर्सन हूँ, मुझे कंपनी में मेंबर बनना है, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले लीगल कैपेसिटी ऑफ एंट्री इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि हम एक एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एग्रीमेंट वर्ड ही गवर्न किया गया अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो भी पर्सन जिसको भी मेंबर बनना हो, वो ये लीगल कैपेसिटी को फुलफिल करे जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन की गई है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या डिफाइन किया गया, सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि जो भी पर्सन जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना हो उसकी मेजॉरिटी एज होनी चाहिए, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए, तीसरा इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी अदर लॉ, यानी किसी और लॉ के अंडर उसे डिस्क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये बताता है अ पर्सन मे एक्वायर मेंबरशिप ऑफ द कंपनी बाय द फॉलोइंग मोड्स। अब यहाँ पे 3 मोड्स आते हैं, जैसे हमने पहले बताया था। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे ध्यान देते हैं, सब्सक्राइबर, एग्रीज इन राइटिंग यानी एग्रीमेंट, और बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी। ये 3 मेंबर्स के इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स थे। अब उसी से रिलेटेड है मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, यानी आप एक कंपनी में मेंबर कैसे बन सकते हो, आपके क्या मोड्स होंगे। पहला, सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब कंपनी फॉर्म हो रही है, जिस टाइम पे कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, अगर आप उसी टाइम में कंपनी पे सब्सक्राइब करते हो उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो उसे एक डीम्ड एग्रीमेंट माना जाता है, यानी आप ऑटोमेटिकली कंपनी के मेंबर बन जाते हो अगर आप कंपनी के सब्सक्राइबर हो, यानी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो। उसके बाद बात आती है एग्रीइंग इन राइटिंग। जैसा कि हमने ऊपर बताया, एक पर्सन शुड एग्री इन राइटिंग, अ पर्सन अदर देन द सब्सक्राइबर शुड एग्री इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर। अब एग्री इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर में भी 3-4 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट, बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कंपनी फॉर अलॉटमेंट। एग्री मतलब एग्री कहाँ करूँ, ऐसे तो ना कहीं भी लिख दिया एग्री कर दिया, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी कंपनी को फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। दूसरा, बाय एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एज अ ट्रांसफरी। तीसरा, बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ द डिसीज्ड मेंबर इन हिज नेम। चौथा, बाय एक्विनेंस और एस्टॉपल। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान देना है एग्रीमेंट इन राइटिंग के केस में, यानी एक एप्लीकेशन होनी चाहिए। दूसरा, ट्रांसफ़र का केस होना चाहिए, ट्रांसफ़र या बी ए ट्रांसफरी के तौर पे, या फिर डिसीज से आप ले रहे हो, या फिर एस्टॉपल। एस्टॉपल मतलब इनडायरेक्ट वे में वो शेयर्स आपके पास आ ही रहे हैं, जैसे कोई किसी का कोई लीगल हेयर है, वो उसकी वजह से कोई डेथ हो गया है, ऐसा कुछ केस है, तो वह एस्टॉपल के थ्रू आपके पास वो शेयर्स आ ही रहे हैं। बाय कंसेंटिंग टू द ट्रांसफ़र
ऑफ शेयर्स ऑफ द डिसीज मेंबर इन हिज नेम या फिर स्टॉपल। तो इन 4 पॉइंट्स का भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद आती है बाय होल्डिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी हुज नेम इज एंटर्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ अ डिपॉजिटरी एंड ऑन हिज नेम बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कोई शेयर्स होल्ड करना किसी कंपनी के जिसका नेम एंटर किया गया है एज अ एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। यानी अगर कोई कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रही है तो किसी का नेम रजिस्टर मेंबर्स में लिखा जाएगा। तो जिसका भी नेम एज अ बेनिफिशियल ओनर लिखा गया है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, उस मोड के थ्रू भी आप कंपनी के मेंबर बन सकते हो। Also, every such person holding shares of the company whose name is entered as a beneficial owner in the records of depository shall be deemed to be a member of the concerned company। यानी मोड्स ऑफ रिक्वायरिंग मेंबरशिप की अगर बात करें, सेक्शन 2 सब सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है सब्सक्राइबिंग के थ्रू, एग्रीमेंट इन राइटिंग के थ्रू या फिर बेनिफिशियल ओनर के थ्रू। जैसे बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, इन मोड्स के थ्रू आप कंपनी में मेंबरशिप एक्वायर कर सकते हो। ये मोड्स के थ्रू आप अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 55 कंपनी के मेंबर बन सकते हो। अब हम इनमें डिटेल में बात करेंगे, हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल एलैबोरेशन। यानी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि हमने ये बताया, सब्सक्राइबर के केस में आपको कोई एप्लीकेशन या अलॉटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये नेसेसरी नहीं होता, ये एक डीम्ड एग्रीमेंट होता है। जब भी कोई पर्सन अगर मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहा है तो ये माना जाता है कि ही इज डीम्ड टू एग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ हिज कंपनी। यानी इनकॉर्पोरेशन के टाइम से ही वो कंपनी का मेंबर बन गया और वो लायबल भी हो जाता है उन शेयर्स के लिए जो उसने एक्वायर किए होते हैं। अब बात आती है, अ सब्सक्राइबर कैन नॉट ऑफर टू द मेमोरेंडम कैन नॉट रिसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड ऑफ प्रमोटर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक सब्सक्राइबर हो मेमोरेंडम में तो आप रिसेंट नहीं कर सकते, यानी आप डिनाई या मना नहीं कर सकते कि हमें तो शेयर्स नहीं लेना, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। दिस कैन नॉट हैपन। अब ये वही सेम बातें हैं कि आप लायबल हो, आपको फुल ऑब्लिगेशन होता है, आपको सब देखना है, ये सारी वही चीज़ें मेन बातें हैं। इसके बाद बात करते हैं एग्रीमेंट इन राइटिंग। एग्रीमेंट इन राइटिंग में हमारा पहला पॉइंट आता है by application and allotment। अब a person who applies for shares becomes a member when shares are allotted to him। अगर मैं एक पर्सन हूँ, मुझे किसी कंपनी में, आज मान लीजिए कोई भी एक्सपेंसिव कंपनी है, उसमें अगर मुझे मेंबर बनना है, मैंने उनको एप्लीकेशन भेज दी, उनने मुझे शेयर अलॉट नहीं किए, तो इसका मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज आई हैव सेंड एन एप्लीकेशन इन राइटिंग तो मैं उस कंपनी की मेंबर बन गई। नहीं, अगर आपको एक कंपनी का मेंबर बनना है तो आपको एप्लीकेशन भेजनी है टू बिकम अ मेंबर। और अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं, नोटिस ऑफ अलॉटमेंट आता है, आपका न्यू रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी लिखा जाता है, तब भी आप कंपनी के मेंबर बनेंगे। इन केस में देयर इज एन ऑफर टू टेक शेयर्स एंड एक्सेप्ट टू दिस ऑफर व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड। An application for shares may be absolute or conditional. If it is absolute, an allotment and its notice to the applicant will be sufficient acceptance. If on other hand, if offer is conditional, the allotment must be according to the condition। अब अगर मैंने एप्लीकेशन भेजी है शेयर्स अलॉट करने के लिए या शेयर्स खरीदने के लिए अलॉट मुझे उसके लिए, तो अगर अलॉटमेंट की भी दो टाइप्स आती हैं। या तो अलॉटमेंट एब्सोल्यूट हो जाएगा, यानी मैंने एप्लीकेशन भेजी शेयर्स अलॉट करने के लिए, वहाँ समझ में आया, उनने मुझे अलॉट कर दिया, मेरा नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख दिया, बात खत्म, मैं बन गई मेंबर। दूसरा केस आता है कंडीशनल अलॉटमेंट का, यानी कोई अलॉटमेंट किसी कंडीशन के अंदर, ये अगर कोई ये पर्टिकुलर कंडीशन है, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तभी आपके अलॉटमेंट होगा, वरना अलॉटमेंट नहीं होगा। तो ये दो केसेस होते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अब एग्रीमेंट इन राइटिंग में पहला पॉइंट तो हो गया कि एप्लीकेशन का, दूसरा पॉइंट आता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का। अगर शेयर्स एक कंपनी में जो होते हैं वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि सेक्शन 44 ऑफ द एक्ट है, आज मेरे पास है, मुझे कल को बेचने हैं, मैंने किसी दूसरे को बेच दिए, तो किसी दूसरे को और किसी को बेचने हैं, उनने और किसी को बेचने हैं, तो शेयर्स आर अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो छोटी छोटी टैगलाइंस होती हैं, जैसे कि ऑल मेंबर्स और शेयर होल्डर्स और मेंबर्स कमेंट,
या डू डिस्क्राइब, ये लाइंस को ज़रूर ध्यान में रखें क्योंकि ये डिबेटेबल लाइंस एग्जाम में ज़रूर आती हैं। इसी तरह से ऑल शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी इन द अंडर द कंपनीज एक्ट, तो इस डेफिनेशन का ज़रूर ध्यान रखिए। अब बात आती है सेक्शन 44 ऑफ द एक्ट, ये प्रोवाइड करता है कि जो शेयर्स होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। A person can become a member by acquiring shares from the existing members by transfer of the shares registered in the books of the companies, that is by getting his name entered in the register of member। जैसे कि हमने बताया, अगर मैं एक पर्सन हूँ जिसका नेम आज की डेट में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है और मेरे पास शेयर्स हैं, अगर मैं किसी एक्स पर्सन को ट्रांसफ़र कर रही हूँ या किसी एक्स पर्सन को मेंबर बनना है, तो उनने मुझसे शेयर्स ले लिए, मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, मेरे शेयर्स भी ट्रांसफ़र कर दिए, साथ साथ मेरी मेंबरशिप भी गई, क्योंकि अब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेरा नाम हट गया, उनका नाम आएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो मेथड कि अगर आप किसी को किसी कंपनी मेंबर बनना हो, आपको पूरा अलॉटमेंट का प्रोसेस नहीं जानना हो, तो आप किसी से शेयर्स खरीद भी सकते हैं, या फिर कोई अगर आपको ट्रांसफ़र कर दे, खरीद तो नहीं कर पाएंगे ऐसे कहीं जाके, यानी कोई अगर आपको ट्रांसफ़र कर दे शेयर अपने, तो उस मोड के थ्रू भी आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। अब बात आती है ट्रांसमिशन की। एक जो कंपनी का पर्सन होता है, पर्सन में बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी फॉर एग्जांपल एक्स एक पर्सन है, उसके फादर है वाई मान लीजिए, अब वाई की डेथ हो जाती है, वाई की डेथ हो गई, अब जो वाई का लीगल हेयर है यानी एक्स है, वाई के तो शेयर्स एक्स को ही ट्रांसफर होंगे डिसीज पर्सन के लीगल हेयर को, तो एक्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मेंबर बन जाएगा। मतलब उसको ना ही ट्रांसफ़र का कोई प्रोसेस देखना है, ना ही एग्रीमेंट इन राइटिंग मतलब एप्लीकेशन का कोई प्रोसेस देखना है, वो बाय ट्रांसमिशन यानी ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंडर वो लीगल हेयर मेंबर बन जाएगा। ऑन द डेथ ऑफ द member, his executor or the person entitled under the law to his estate gets the right of his shares transmitted। जैसे कि हमने बताया, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या वो पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसका जो भी लीगल हेयर होगा वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उसका नेम रजिस्टर में एंटर हो जाएगा एज अ रजिस्टर ऑफ मेंबर में एज अ मेंबर। पर अगर वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिक्वेस्ट करता है कंपनी को कि मुझे शेयर नहीं चाहिए, किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए जाए, तो वो उसकी रिक्वेस्ट पे एज अ प्रॉपर एप्लीकेशन ही वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे, वरना तो लीगली उसी पर्सन को मिलेंगे। अगर एक्स एक पर्सन है जिसके फादर वाई थे, वाई की डेथ हुई, वो शेयर्स एक्स को मिल गए, एक्स को शेयर्स नहीं चाहिए, तो एक्स has to make a request to the company to transfer the shares to some other person, for example A, यानी लीगली वो शेयर्स एक्स के पास ही आएंगे। अगर एक्स को किसी और को ट्रांसफ़र करने हैं या एक्स को वो शेयर्स नहीं चाहिए, तो एक्स हैज़ टू मेक अ रिक्वेस्ट टू ट्रांसफ़र द शेयर्स टू वाई। अब बात आती है एस्टॉपल की या एक्विंस की। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी if he allows his name without sufficient cause to be on the register of members of the company, or otherwise hold himself out or allows himself to be held out as a member. In such case he is stopped from denying his membership। अब किसी वजह से अगर कोई पर्सन होता है जिसका नेम मेंबर ऑफ कंपनी में एंटर हो जाता है, फॉर एग्जांपल आज की डेट में मेरा नाम है निकिता, किसी ने किसी गलत नेम की वजह से या किसी के मिस स्पेलिंग की वजह से मेरा नेम एंटर हो गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, उनने मुझे एज ए मेंबर मान लिया, मेरे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं एज ए मेंबर की शेयर होल्डर्स की फीस जो भी पे आउट करना है, मैं सब बिल्कुल मेंबर की तरह बिल्कुल बिहेव करती रही। तो ऐसे केस में मतलब लॉजिकली मैं मेंबर नहीं थी, पर क्योंकि मेरा नेम फॉर एग्जांपल बाय चांस एंटर हो गया और मैं बिल्कुल एक मेंबर की तरह एक्ट करती रही पूरे टाइम तक, तो उस केस में भी मुझे मेंबर मान लिया जाएगा। इस केस में अगर आगे जाके कोई लायबिलिटी अराइज होती है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा तो नाम था ही नहीं, मैं तो वो हुई नहीं, क्योंकि मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर था और पूरे टाइम में बिल्कुल एक मेंबर की तरह एक्ट करती रही, तो कल को अगर जाके कोई लायबिलिटी अराइज होती है, देन ऑल्सो आई हैव टू एक्ट एज अ मेंबर ऑन ऑल द परमिसिबल ग्राउंड्स। तो इस केसेस में हम बात करते हैं एस्टॉपल की। उसके बाद आती है बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी। Every person holding shares of the company whose name is entered as a beneficial owner in the records of the depository shall be deemed to be a member of the concerned company।
फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एक्स, एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी है एक्स, मेरे पास एक्स के शेयर्स हैं। अब जो एक्स कंपनी है वो ए में एज अ बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर्ड है, तो डीम्ड करते हुए भी मैं भी ए में मेंबर बन जाती हूँ एज अ डीम्ड मेंबर, क्योंकि आई एम अ मेंबर ऑफ एक्स कंपनी। तो अगर एक पर्सन जो होल्डिंग शेयर्स, जिसका जो कि कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रहा है और उस कंपनी का नेम एंटर्ड है एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी, ही शैल बी डीम्ड टू बी अ पर्सन मेंबर ऑफ द कंसर्न्ड कंपनी। यानी ये वो पॉइंट्स थे कि आप में मोड्स ऑफ मेंबरशिप्स थे जिनके थ्रू आप मेंबरशिप एक्वायर कर सकते हो। पहला सब्सक्राइबिंग, दूसरा एग्रीमेंट, तीसरा बाय स्टॉक, सॉरी एग्रीमेंट, सब्सक्राइबिंग, एग्रीमेंट या फिर बेनिफिशियल ओनर। स्टॉपल तो एग्रीमेंट में ही कवर हो गया। अब आगे बात करते हैं कौन मेंबर बन सकता है। हमने पहले ही बात करी कि अगर आपको मेंबर बनना है तो आप लीगली अंडर द एग्रीमेंट क्योंकि साइन होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आप एक लीगल कैपेसिटी में हो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पर अब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कौन बन सकता है मेंबर, तो सब्जेक्ट टू द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हाउ इट इज एक्सेप्ट टू द कंपनी इटसेल्फ, except the company itself can become a member of a company. However, it is important to note the following points in relation to the organization and person. अब हम बात करते हैं मेंबर कौन बन सकते हैं। सबसे पहली बात, कंपनी एज अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है? कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी के पास अपना साइन है, कॉमन सील है, एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो क्या कंपनी दूसरी कंपनी मेंबर बन सकती है? The answer is yes. Company is a legal person, so it is competent to contract. Indian Contract Act के अंदर आप की लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए to enter into the contract. Company is a legal person, so company can enter into contract. Therefore, it can become a member of any other company. However, it must be authorized by its memorandum of association to invest in the shares of the company or other company. Also, company cannot become a member by itself. As per section 19, a subsidiary company cannot become a member of its holding company. However, whole subsidiary company can hold shares in its holding company only under the following circumstances. अब ये डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, यानी कंपनी क्या दूसरी कंपनी मेंबर बन सकती है? तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि कंपनी के अंदर एक लीगल पर्सन है, कंपनी इज ए सेपरेट लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी इज वेरी मच ऑथराइज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। देयरफॉर कंपनी किसी भी कंपनी का मेंबर बन सकती है। एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपकी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड है कि कंपनी बनाते टाइम अगर ये लिखा हुआ है कि उसके MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कि कंपनी कैन नॉट परचेज शेयर्स या इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ एनी अदर कंपनी, तो कंपनी मेंबर नहीं बन सकती। प्रोवाइडेड आप भले कह लें कि कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी ऑथराइज्ड है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ये वो, अगर उसने अपने मेमोरेंडम में लिख दिया है कि कंपनी इज नॉट ऑथराइज्ड टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ एनी अदर कंपनी, तो कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी में शेयर्स नहीं खरीद सकती और वो मेंबर नहीं बन सकती। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें सेक्शन 19 ऑफ द कंपनीज एक्ट बताता है, एक सब्सिडियरी कंपनी कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। However, subsidiary company can hold shares in its holding company only under the following circumstances. तो जो सब्सिडी कंपनी होती है वो सब्सिडी कंपनी, यानी अगर किसी ए ने बी कंपनी में 51% से या 51 या 51% से ज़्यादा होल्ड किया है, वो होल्ड करता है, तो बी उसकी सब्सिडी कंपनी हो गई। अब बी जो है वो ए में मेंबर नहीं बन सकती या ए कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, क्योंकि ए कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी है। बट अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस ए बी कंपनी जो है वो उसमें शेयर्स खरीद सकती है। अब सबका एक्सेप्शंस क्या है? पहला पॉइंट आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी where the subsidiary company holds shares as a legal representative of the deceased member of the holding company। यानी अगर सब्सिडियरी कंपनी जो होती है, where the subsidiary company holds shares as a legal representative of the deceased member of the holding company, सब्सिडियरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर रही है, शेयर्स पर रखे हुई है एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर एक पर्सन है जो कि अब डिसीज है, जो नहीं रहा, वो जिसकी डेथ हो गई है, सब्सिडियरी कंपनी कैन होल्ड शेयर्स उस पर्सन के जो जिसकी डेथ हो गई है
उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स रख सकती है। दूसरा पॉइंट आता है एज अ ट्रस्टी, यानी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स खरीद सकती है एज अ ट्रस्टी। तीसरा पॉइंट आता है वेयर द सब्सिडरी कंपनी इज अ शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकेम द सब्सिडरी कंपनी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। अब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये आती है, कंपनी एज अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, यस कंपनी इज अ लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज अ लीगल पर्सन, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी इज वेरी मच ऑथराइज्ड टू बिकम अ मेंबर। हाउएवर सेक्शन 19 जो होता है वो कुछ एक्सेप्शन या कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स लेट डाउन करता है। सेक्शन 19 से पहले ये ज़रूर बता दें कि अगर मेमोरेंडम में डिफाइंड है कि कंपनी को दूसरी कंपनी में शेयर नहीं खरीदने तो कंपनी नहीं खरीद सकती। यानी अगर मेरी कंपनी में मैंने मेमोरेंडम में ले दिया कि द कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ एनी अदर कंपनी, तो भले ही कुछ हो जाए कंपनी कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ एनी अदर कंपनी। अब बात आती है सेक्शन 19 की, सब्सिडरी कंपनी की। तो सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती किसी भी केस में। अब किसी भी केस में भी नहीं, यानी कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर सकती है। पहला केस आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, यानी लीगल अगर सब्सिडरी कंपनी में कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा मेंबर था जिसकी डेथ हो गई है और वो शेयर्स होल्ड करता था होल्डिंग कंपनी में, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकती है। सेकेंड पॉइंट आता है ट्रस्टी के तौर पे, सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में एज ए ट्रस्टी शेयर्स होल्ड कर सकती है। तीसरा पॉइंट आता है कि या पहले से, यानी एक सब्सिडरी कंपनी थी, बी सब्सिडरी कंपनी आज बनी है, यानी 17 अप्रैल को बनी है ए की, पर बी ए में शेयर्स पिछले साल से होल्ड कर रही थी, यानी बिफोर बिकमिंग इट्स सब्सिडरी अगर वो शेयर्स होल्ड कर रही थी तो वो शेयर्स होल्ड कर सकती, क्योंकि उस टाइम पे वो उसकी सब्सिडरी कंपनी नहीं थी जब उसने शेयर्स होल्ड किए थे या खरीदे थे। तो ये पहला पॉइंट था कंपनी एज इट्स मेंबर। अब सेकेंड पॉइंट आता है पार्टनरशिप फर्म एज अ मेंबर। क्या पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में मेंबर बन सकती है? तो पहला पॉइंट आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट पे ही पहले चीज़ आती है लीगल कैपेसिटी की। तो पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन, यानी इट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट एज अ लीगल पर्सन, तो पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम अ मेंबर इन इट्स ओन नेम। फिर उसके बाद आती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, एलएलपी की। एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट होती हैं वो अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो एलएलपीज इनकॉर्पोरेट होती हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे होती हैं, इसलिए दे आर वेरी मच कॉम्पिटेंट टू बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी। फिर बात आती है सेक्शन 8 कंपनी की। सेक्शन 8 कंपनीज जो कि अब चेंज हो गया है, सेक्शन 25 कंपनीज जो आ गई हैं वो नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं जो कि रजिस्टर्ड होती है कंपनी में। वो क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो अगर उनका मेमोरेंडम अलाउ करता है टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ एनी अदर कंपनी, सो दे कैन इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ एनी अदर कंपनी एंड कैन बिकम मेंबर्स। अब बात आती है फॉरेनर्स एज मेंबर्स, यानी क्या फॉरेनर्स दूसरी कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं, इंडियन कंपनी के मेंबर बन सकते हैं? तो फॉरेनर मे टेक शेयर्स इन द इंडियन कंपनी एंड बिकम इट्स मेंबर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द फेमा एक्ट। अगर फेमा एक्ट अलाउ करते हैं, जैसे फेमा ने कुछ कंट्रीज़ पे या कुछ चीज़ों में एक्सेप्शंस लेट डाउन किए, अगर फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग आप उस कंट्री में या प्रोविजन से फॉलो आउट नहीं करते हो, आप लीगली अलाउड हो, तो आप मेंबर बन सकते हो।